दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लीगल के लिए, कानून के लिए आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है। आज भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा उन 3 बिलों पर अपनी सहमति दर्शा दी गई है, जिसके द्वारा केंद्र सरकार ने अंग्रेज़ों के समय से चले आ रहे 3 मेजर कानून, इंडियन पेनल कोड CRPC तथा इंडियन एविडेंस एक्ट को बदलकर 3 नए कानून लाए हैं। आप यह भी जानते हैं कि पहले इन कानूनों को गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा मानसून सत्र में पेश किया गया था। उसके बाद इनमें कुछ संशोधन, कुछ आपत्ति आई थी। उन आपत्ति की वजह से इसको रिकमेंडेशन के लिए स्टैंडिंग कमेटी को भेज दिया गया था। अब 20 दिसंबर को लोकसभा में इन तीनों बिलों को दोबारा पेश किया गया। 21 दिसंबर को राज्यसभा में दोबारा पेश किया गया और दोनों ही ध्वनि मत से पारित हो गए, जिसके बाद राष्ट्रपति महोदय की सहमति के लिए, उनके एसेंट के लिए भेजा गया था। आज राष्ट्रपति महोदय ने उस पर अपना एसेंट दे दिया है, दे ही देना था। और इसी के साथ अब इंडियन पेनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता ने ले ली है, CRPC की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ने ले ली है और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य संहिता ने स्थान ले लिया है। गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इन तीनों कानून को पेश किया। पुराने कानून और नए कानून में अगर कंपैरिजन किया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ है। केवल इतना फ़र्क हुआ है, जिस तरह से आप एक ग्राइंडर में, मिक्सी में कुछ सामान डालें, विभिन्न सब्जियां डालें, उनको ग्राइंड कर दें, मिक्सअप कर दें, उसके बाद जो निकल कर आएगा उस तरह से ये कानून निकल कर आए हैं। पुराने कानून की धाराओं से इनको कंपेयर किया जाए। कुछ चीज़ें नई भी हैं जो अच्छी हैं, जैसे डेटा का डिजिटाइजेशन पर फोकस किया गया है। प्रोसेसिंग का इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रोसेसिंग की जाएगी, उनको इलेक्ट्रॉनिक मोड में रखा जाएगा, उसी मोड में पेश किया जाएगा। आपके फाइलिंग और कागज़ का बोझ कम होगा। तीसरा, जो भी एविडेंस होंगे, साक्ष्य होंगे, जो भी सीजर होगा वो वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा। ये पुलिस वालों के लिए एक सरदर्दी बनने जा रहा है। हालांकि वीडियो रिकॉर्डिंग करना कोई मुश्किल बात है नहीं, लेकिन परेशानी कहाँ पर है? फिलहाल अगले 5 या 7 साल उन बच्चों के लिए परेशानी है जो पिछले 4 या 5 साल से जुडिशरी की तैयारी करते आ रहे हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते आ रहे हैं, अभी तक वो क्रैक नहीं कर पाए हैं। अब वो मझधार में आ गए हैं, पहले से ही वो टेंशन में थे, अब बेचारे कहीं डिप्रेशन में ना चले जाएं। अब उनको नए सिरे से पूरी तैयारी नए सिरे से करनी होगी। ये उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी है। क्या सरकार उनको यहाँ पर कोई रिलैक्सेशन देगी? ऐसी भी कोई संभावना नज़र नहीं आती। हालांकि इतना रिलैक्सेशन दिया जा सकता है कि आज की तिथि तक जितने बच्चे ग्रेजुएट हैं वो पुराने कानून के तहत परीक्षा पास करें, और जो इस नए कानून को स्कूल कॉलेज से पढ़कर आएंगे वो नए कानून से परीक्षा पास करें। लेकिन ये भी एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा, 3 साल और 5 साल रिप्लेस होने में ले जाएगा। कुल मिलाकर अब ये तीनों नए कानून आ चुके हैं, जिन्हें पेश करने के बाद, जिनके बाद राज्यसभा के चेयरमैन श्री जगदीप धनखड़ साहब ने भी बड़ा ऐतिहासिक भाषण दिया। जगदीप धनखड़ साहब ने कहा कि ये तीनों कानून जो हैं बड़े ऐतिहासिक हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाई यूनानिमसली ये बिल पेश हुआ और ये नए कानून, क्या कहा मैं उनके शब्द बता देता हूँ, इतिहास रचने वाले हैं। उन्होंने कहा ये कानून इतिहास रचने वाले 3 विधेयक सर्वसम्मति से पारित किए गए हैं। उन्होंने हमारे आपराधिक न्याय शास्त्र की औपनिवेशिक विरासत को जाहिर कर दिया है कि किस तरह से लोग परेशान हो रहे थे, औपनिवेशिक पहचान वो छोड़ गए थे जो देश के नागरिकों के लिए हानिकारक थी और विदेशी शासकों का पक्ष लेती थीं। लेकिन ये बात बिल्कुल सच नहीं है। सच इसलिए नहीं है कि जो नए कानून लाए गए हैं, मैंने जैसे कि बताया, उनमें सिर्फ सेक्शंस को ऊपर नीचे किया गया है, सेक्शन बदले गए हैं, कानून के स्कॉलर्स को परेशानी पैदा की गई है, बाकी सब कुछ वही है। पुरानी बोतल में नई शराब, किस तरह से वो मिसाल दी जाती है, उस तरह की चीज़ें हैं। चूँकि पहली बात, जैसे कि श्री जगदीप धनखड़ ने कहा कि सर्वसम्मति से पारित किए गए। भाई साहब, आप जानते हैं कि 141 सांसद पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं, और आज देश के लोगों को ये भी बात समझ में आ रही है कि शायद इनको इसलिए निलंबित किया गया था ताकि वो इन बिलों पर कोई चूं चपड़ ना करे और ये बिल सर्वसम्मति से पारित हो जाए। ये भी बात आज समझ में आ रही है कि उनको 141 सांसदों को क्यों निष्कासित किया गया था।
दूसरी बात आप कह रहे हैं जगदीश धनखड़ जी कि ये सब विदेशी औपनिवेशिक की पहचान थी जो भारतीय लोगों को हर्ट किया करती थी। आप इन कानून में से एक शब्द अगर हटा दें तो मैं मान लूँगा कि इसमें कोई भारतीयता है। कानून में जो मेरी नज़र में सबसे ख़राब एक शब्द आता है वो आती है जुडिशरी के पास डिस्क्रिशनरी पावर। ये क्या शब्द है डिस्क्रिशनरी पावर? इस शब्द का इतिहास आप समझिएगा, ये शब्द आखिर आया कहाँ से? जब भारत पर अंग्रेज़ राज कर रहे थे और ये इस तरह के कानून भारत पर ला रहे थे, उन्हीं कानून के साथ उनको एक शब्द दिया गया जजों की डिस्क्रिशन। अब ये डिस्क्रिशन क्या है? जब कानून में ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छी तरह से डिफाइन है, कहीं पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, हत्या की तो इतने साल की सज़ा, हत्या का प्रयास किया तो इतने साल की सज़ा, चोरी की तो इतने साल की सज़ा, फिर ये डिस्क्रिशन क्या है? मुझे ऐसा लगता है डिस्क्रिशन उस समय उन्होंने अपराधियों को दो कैटेगरी में बांट कर किया था। अगर भारतीय अपराधी लाए जाते हैं न्यायालय के समक्ष तो उनके लिए न्यायालय के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं, जो उन्होंने अपराध किया वही सज़ा या उससे ज़्यादा सज़ा। लेकिन अगर कोई अंग्रेज़ अपराधी बनकर आ जाए तब वहाँ पर उनकी डिस्क्रिशन आ जाया करती थी। वही डिस्क्रिशन आज भी इस्तेमाल हो रहा है और कहीं ना कहीं इस डिस्क्रिशन का मिसयूज़ सत्ता पक्ष और विपक्ष के रूप में होता रहा है। तो अगर आप कुछ भारतीयता लाना चाहते हैं, इसकी खूबियाँ तो बहुत सारी आगे हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, प्लीज़ इस डिस्क्रिशन शब्द को समाप्त कर दीजिए तो हम मान लेंगे कि आपने अंग्रेज़ों के औपनिवेशवाद से, गुलामी की निशानियों से आज़ादी पा ली है। बहरहाल जो कुछ नया है उसको स्वीकारिए। हम उम्मीद करते हैं कि इसके इम्पैक्ट धीरे धीरे आएंगे और अच्छे आएंगे। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।